हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशमेश्वरी और मेरे चैनल का नाम है सी जनी जश। ठीक है। तो जो अब तक हमारा पार्ट 1 और 2 बन चुका था एलएलपी एक्ट 2008 पे, अब है पार्ट 3। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज की इस वीडियो में मैं पार्ट 3 एलएलपी मतलब एलएलपी को अच्छे से यहाँ पे फिनिश कर दूँ आपको, ताकि मैं बाद में एक रिवीजन के तौर पे वीडियो लेके आ सकूँ। ठीक है। तो हम बात करते हैं सीधे सेक्शन नंबर 32 जो है फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है। फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, अब ये मैटर चल रहा है पूरा कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का। एंड आपको आता है इसमें सेक्शन नंबर 32, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये जो कुछ देखिए, हाँ अब ठीक है, आपको अच्छे से विजुअल होगा। तो ये फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन सेक्शन नंबर 32 जिसका हम बात करें, ये है अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टनर मे कंसिस्ट ऑफ टैंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल और इनटैंजिबल प्रॉपर्टी or other benefit to the limited liability partnership, including money, promissory notes, other agreements to contribute cash or property, and contracts for service performed or to be performed। ये कह रहा है जो एक पार्टनर है उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मतलब जैसे कि वो टैंजिबल हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है, इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उसकी अदर बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है। और इंक्लूडिंग मनी, उसका कोई प्रोमिसरी नोट है तो वो, अदर एग्रीमेंट या फिर कैश कंट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी वगैरह जो कॉन्टेक्ट वगैरह जो भी हो उसके वो यहाँ पे आपको दे सकता है। ठीक है, एज पर द कंट्रीब्यूशन में उसे मतलब लिखना भी मेंशन मेंटरी करना नेसेसरी है। ठीक है। किसमें सेक्शन 32 किसका है, फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन। फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन 32 सेक्शन आपको याद रखना है। एलएलपी एक्ट में सेक्शन 32 किसका है, फॉर्म कंट्रीब्यूशन का। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अकाउंटेड, मतलब जो भी मॉनेटरी वैल्यू होती है, द मॉनेटरी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, जो प्रत्येक पार्टनर ने जो भी मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन किया है, प्रत्येक प्रत्येक पार्टनर ने, वो अकाउंटेड है फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ इन द अकाउंट्स। मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, जो मॉनेटरी लेवल पे मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से जो भी कंट्रीब्यूशन किया है प्रत्येक पार्टनर ने, उसका अकाउंटेड होना और डिस्क्लोज होना जरूरी है अकाउंट्स में। किसके में, एलएलपी में। ठीक है। विद मैनर, जो मैंने कहा था कि होना कंट्रीब्यूशन जरूरी है। अब आता है ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब मान लो कहीं कुछ कोई चीज़ तो है, ठीक है, कहीं कहीं पे ऑब्लिगेशन भी आया था उसके लिए। तो ये आपको सेक्शन 32, जब आपके सेक्शन 32 को ये चलता है उसके बाद जस्ट आता है। ठीक है। ये है आपका ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीब्यूट। ठीक है। द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट मनी और अदर प्रॉपर्टी और अदर बेनिफिट और टू परफॉर्म सर्विस फॉर लिमिटेड एलएलपी शैल बी एज अ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब कभी कभी जो ऑब्लिगेशन होते हैं पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशन में, को उनकी मनी जो उन्हें पैसे दिए वो, अदर प्रॉपर्टी, बेनिफिट या उनकी कोई परफॉर्म सर्विसेज है किसके लिए, एलएलपी के रिगार्डिंग, तो उस केसेस पे कभी कभी ये एलएलपी एग्रीमेंट में हो सकते हैं ऑब्लिगेशन के तौर पर। बट नीचे आ रहा है एक ऑप्शन सेकंड है, वो है अ क्रेडिटर ऑफ अ एलएलपी which extend credit or otherwise act in reliance on a obligation described in that agreement without notice of any compromise between the partners may invoke that original obligation such partner। मतलब कभी कभी क्या होता है, एक जो क्रेडिटर्स है एलएलपी का, उसने अपने एक्सटेंड कर दिए क्रेडिट या फिर अदरवाइज कोई भी ऑब्लिगेशन डिस्क्राइब किए हैं एग्रीमेंट के अंदर, वो भी विदाउट नोटिस ऑफ एनी कंप्रोमाइज, मतलब कोई भी नोटिस नहीं दिया उस केसेस में उन पार्टनर्स के बीच में। तो इस बेसिस पर ओरिजिनल जो ऑब्लिगेंस है वो माना जाएगा उन पार्टनर्स पर, ना कि फर्जी। ठीक है। ऑब्लिगेशन हो गया। अब आता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। 5 नंबर पॉइंट है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। ठीक है, जिसमें आपको 4 पॉइंट है दिखाने भी। मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन प्रिस्क्राइब मैनर्स। ठीक है। तो आपको अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो अच्छे से प्रॉपर रखने हैं अपने प्रिस्क्राइब मैटर्स के साथ, मतलब जो भी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह जो भी है। ठीक है, उसके हिसाब से साथ ही साथ आपको अपने फाइल ऑफ स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी विद इन 6 फ्रॉम एंड टू ईच ईयर। मतलब आपको अपने जो स्टेटमेंट अकाउंट है 6 मंथ से लेके एंड ऑफ द ईच ईयर आपको प्रोपेयर रखने हैं। ठीक है, जो आपके बिल्स जो भी रहने वाले हैं बुक कीपिंग से वो आपको रखने हैं, साथ में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी है तो उस केस में तो आपको वो 6 मंथ से लेकर ईच ईयर तक रखना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी shall be filed with registrar every year in prescribed form and manner with the prescribed fees। ये कह रहा है आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है या अकाउंट एंड सॉल्वेंसी है वो प्रत्येक ईयर एवरी ईयर वो मेंटेन होना चाहिए और फाइल होना चाहिए किसी रजिस्ट्रार के द्वारा। ठीक है, एवरी ईयर विद फीस, उसकी जो यहाँ पे लिखा है लास्ट में विद प्रेस्क्राइब फीस, जो फीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई फॉर्म वगैरह उसकी फीस वगैरह है तो एलएलपी में।
ऑडिट ऑफ अकाउंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट, मतलब इसमें अकाउंट्स की ऑडिट होना यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो क्या रखा है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट कर सकते, मतलब मना नहीं किया है, एग्जेम्प्ट दे दिया है खाली। जैसे प्राइवेट कंपनी है उसका कंपलसरी है, तो उस बेसिस पे ये तो टर्नओवर रीच करेगा तो आप करोगे ही ऑडिट। वाह भाई वाह। मेंटेन्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट एक्सेट्रा सेक्शन नंबर 34, मतलब सेक्शन नंबर 34 जो है आपका अब आता है फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो पांचवा पार्ट था वो उसका सेक्शन नंबर 34, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर रिकॉर्ड्स, जिसमें हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, ठीक है, और जो भी रिकॉर्ड्स हैं ऑडिट्स वगैरह हैं वो सब आपको मेंटेन, तो आपको यहाँ पे लिख रहा है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं, ठीक है, सेक्शन 34 के तहत, सेक्शन 34 प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, द एलएलपी शैल मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज मे प्रिस्क्राइब, बिल्कुल ऊपर वाली बात बोली पहले पॉइंट पर, आपको सभी अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखने हैं एलएलपी के, रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ ईच ईयर और एक्सटेंस ईयर, मतलब प्रत्येक साल का आपको अच्छे से रखना है रिकॉर्ड, ठीक है, यूं ही एक साल का रख के कहानी खत्म, चलो भाई अब किसी साल गई तो जला जल्दी को फेंको, नहीं ऐसा नहीं, आपको रखना है ईच ईयर का, प्रत्येक साल का रिकॉर्ड जो है संभाल के रखना है, ऑन कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस, जैसे भी आपका चल रहा हो आपका बुक कीपिंग अकाउंटिंग, कैश बेसिस हो चाहे एक्चुअल बेसिस हो, आपको दोनों में रखना है। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मतलब आपको अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम का यूज करना है, ठीक है। शेयर मेंटेन द सेम एट इज इट रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब सेम चीज जो आपको लिए बताई गई यहाँ पे वो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे होनी जरूरी है, मेंटेन होनी जरूरी है, कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, ठीक है। ब्रांच में होना एक अलग बात है, बट सेम चीजें रजिस्टर्ड ऑफिस भी होनी चाहिए। अब मान के चलो ब्रांच है तो ब्रांच का वो लेखा जोखा रजिस्टर्ड ऑफिस में भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर सच पीरियड एज प्रिस्क्राइब, मतलब जो भी टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया उसके रिगार्डिंग। अब आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड इंसॉल्वेंसी, अब तक तो जो था प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब आ गया उसके बल देखा। ये कह रहा है एवरी एलएलपी शेयर, प्रत्येक अपनी एलएलपी को ही बनवाना जरूरी है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड इंसॉल्वेंसी, और जो 6 महीने से लेके एंड ऑफ द ईयर तक का होना जरूरी है, प्रिपेयर स्टेटमेंट करना जरूरी है वही फॉर द सेट फाइनेंशियल ईयर एट द लास्ट डे ऑफ सेट फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये जो है एकदम पूरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक भी होना जरूरी है, ठीक है। ऊपर वाला लाइन है उसी के सेम, इन सच फॉर्म एज मे प्रिस्क्राइब, जिस फॉर्म में बताएगा उसी फॉर्म में होना चाहिए। सच स्टेटमेंट शैल बी साइन बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, मतलब जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं एलएलपी के उनके द्वारा ये साइन होना चाहिए, एंड देन फाइल भी होना चाहिए प्रॉपर्ली बाय द रजिस्टर। एवरी एलएलपी शैल फाइल विद इन टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब जो टाइम दिया उसी टाइम के अंदर करना है, ठीक है। ये आपका सेक्शन 34 का सबसेक्शन 2 कहता है, ठीक है, विद मैनर, और जो फीस वगैरह जो भी होती है आपको देनी पड़ेगी, ऐसा लिखा है, जो भी होगी देखा जाएगा क्या होगी इसकी फीस वगैरह, जो करा था वो पता उसको पता होगी। द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डिंग विद सच रूल्स, जो भी देखो मैंने कहा था यहाँ पे अकाउंट्स ऑफ एलएलपी के ऑडिट होने भी जरूरी है, अगर उसकी नियमित अवधि मतलब जो क्राइटेरिया बनाया उस बेस को क्रॉस कर रहे हैं तो उस केस में, ठीक है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दी थी ऑफिशियल गजट की ये एग्जाम्प्ट है एनी क्लास ऑफ एनी क्लासेस ऑफ एलएलपी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, हालांकि उन्होंने वो दे रखी है फिर भी है। अब देखते हैं पेनल्टी, अगर आप सेक्शन नंबर 34 मतलब प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को पूरा नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको क्या क्या पेनल्टी देनी पड़ सकती है, ठीक है। हमने 32 से शुरू किया था फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन से, 33 पे आपका वहाँ पे आ गए थे ऑब्लिगेशन पे, ठीक है, 34 पे यहाँ पे आ गए आपके, किस पे आ गए 34 में आपके यहाँ पे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले पे मेंटेन करने के लिए, ठीक है भाई। देखो 100 रुपये पर डे मैक्सिमम 1 लाख तक लग सकती है एलएलपी पे, वहीं सेम 100 रुपये पर डे मैक्सिमम 50,000 एवरी डेजिग्नेट पार्टनर्स, मतलब एलएलपी आपको लग सकती है 100 रुपये पर डे से लेके 1 लाख रुपये तक मैक्सिमम, वहीं एवरी पार्ट जो आपका प्रत्येक डेजिग्नेट पार्टनर उसको 100 रुपये पर डे से लेके 50,000 तक की देनी पड़ सकती है लेट फीस, ठीक है। ये तो आया अभी दो, अभी एक चीज़ और हो सकती है पेनल्टी इसमें, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस सबसेक्शन 1 2 4, ये ऊपर पेनल्टी थी वो सिर्फ सबसेक्शन 3 के लिए थी, सबसेक्शन 3 कौन सा है, अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो अब सेक्शन 3 के लिए थी, अब आती है 1 2 4, 1 2 4 के लिए क्या है, एलएलपी नॉट लेस देन 25,000 विच मे एक्सटेंड 5 लाख, मतलब जहाँ पे अगर मान लो सेक्शन नंबर 5 की गलती सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 3 है, ठीक है, सबसेक्शन 3 है तो उस केस में 100 पर डे एलएलपी और मैक्सिमम 1 लाख, वहीं पे एवरी जो आपका डेटिंग पार्टनर उनके लिए 100 रुपये पर डे से लेके 50,000 तक। अगर वहीं आपका शेड्यूल 1 2 4 के अंदर आ रहा है 1 2 एंड 4
1, 2 एंड 4 के लिए आ रहा है, तो उस केस में वो कम से कम 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक एक्सटेंड हो सकती है। एलएलपी के लिए कम से कम 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक। और वहीं प्रत्येक डिलीजेंट पार्टनर्स के लिए 10,000 से लेके 1 लाख तक हो जाएगी वही चीज़। मतलब सिंपल सी बात है, ऊपर जो 100 का एक था ना, नीचे हो गया वो उसके लिए। मतलब 10,000 से 1 लाख तक डिलीजेंट पार्टनर्स के लिए, और एलएलपी के लिए 50,000 से लेके 5 लाख, सॉरी 25,000 से लेके 5 लाख तक। 50,000 तो बहुत छोटी रेट, 25,000 तो बहुत 5,000 तो बहुत छोटी, 25,000 से लेके 5 लाख तक एलएलपी के लिए, वो भी सेक्शन सबसेक्शन 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1, 2 एंड 4 के लिए। और खाली 3 के लिए आपको बताई दी 100 इज 1 लाख, 100 एक टू 50,000 फॉर द डिलीजेंट पार्टनर्स, और एलएलपी के लिए 1 लाख। तो यहाँ पे आपका 34 का कवर हुआ। हमने 1, 2, तीसरा था जो स्टेटमेंट और फीस प्रेस्क्राइब करने होते हैं, हमें फाइल करने होते हैं, वो उसके लिए 3 वाले के लिए। अगर मान लो आप फाइल नहीं करा पाते हैं उस केस में, अगर मान लो आप बनाया ही नहीं है तो फिर तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो इसलिए ज़्यादा पेनल्टी। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 34A। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा आगे भी चलता है, ठीक है, क्योंकि पहला ही अकाउंटिंग, ठीक है, पहला पेपर भी मान लो सीधे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, उसमें है काफ़ी सारे। तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कहा है कि जो NFRA है, उसने सेक्शन 32 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से हमें जो प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है, और जो भी ICAI ने रिकमेंड किए हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के, वो भी हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 123 ऑफ 2013 कंपनी एक्ट। ठीक है, 143 हमारा शायद ऑडिटर्स का है, तो यहाँ पे 132 आपका आ गया। सेक्शन 1232 किसका है? आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। सेक्शन 35 आपका आता है एनुअल रिटर्न। Every LLP shall file an annual return duly authenticated with the registrar within 60 days of closed financial year in such form, manner and economic fees as may prescribed। ये कह रहा है कि भाई प्रत्येक एलएलपी को अपनी रिटर्न रजिस्ट्रार द्वारा दाखिल करवा देनी चाहिए विद इन 60 डेज के अंदर, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजर हो। ठीक है, और जो भी फीस वगैरह होती है वो आपको देनी पड़ेगी, इसमें ऐसा लिखा हुआ। एग्जाम्पल सपोज दैट आपका फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हो रहा है 31 को एलएलपी का, ठीक है, तो आपकी एलएलपी जो एनुअल रिटर्न है वो 30 मई 2000 तक हो जानी चाहिए लेटेस्ट। ठीक है, तो 30 मई 2022 तक वो रिटर्न जो है फाइल होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो पेनल्टी फाइल मतलब एनुअल रिटर्न फाइल नहीं होती तो उसके में क्या पेनल्टीज होंगी? 100 रुपये पर डे से लेके 1 लाख तक, और वहीं 100 रुपये पर डे से 50,000 तक पेनल्टी ऑफ नॉन फाइलिंग एनुअल रिटर्न। वही ऊपर चल रही थी ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड न करवाने पे वो। अब आता है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कीप बाय रजिस्ट्रार, सेक्शन 36 के अंदर। अब तक तो 34 आपका वो चल रहा था किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। 32 था आपका कंट्रीब्यूशन फॉर्म। ठीक है, जहाँ कंट्रीब्यूशन खत्म हुआ वहाँ आपकी अकाउंटिंग आ गई, अकाउंटिंग खत्म हुई तो चेकिंग आ गई। अब चेकिंग तो इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द सब रजिस्ट्रार या कीप बाय रजिस्ट्रार। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट नेम ऑफ पार्टनर्स एंड चेंजेस। अगर मान लो आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नेम ऑफ पार्टनर्स या कोई भी चेंजेस हुए, इफ एनी मेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, मतलब या फिर कुछ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी में कुछ हुआ है, एनुअल रिटर्न फाइल हुई है बाय ईच एलएलपी विद द रजिस्टर शैल बी अवेलेबल इन फॉर इंस्पेक्शन, मतलब उस सभी का इंस्पेक्शन किया जाएगा रजिस्ट्रार द्वारा। ठीक है, जो भी नियम कायदे कानून है उन सबके बेसिस पर। पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर मान लो रजिस्टर भाई साहब आए चेक करिए और भाई साहब कुछ तुमने फर्जी पढ़ा पाएगा तो क्या होगा? 37 के अंदर 36 में वो चेक करेगा, 37 में वो सिद्धू अंदर। तो ये कह रहा है इफ एनी रिटर्न स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट, अगर मान लो कोई भी चीज़ें फाल्स पाई गई, गलत पाई गई, या ओमिट्स कर दिया गया अपने मटेरियल फैक्ट नोइंग द मटेरियल, मतलब गलतियां पाई गई, जानबूझ कर दिखाएगा, तो उस केस में ही शैल बी अदरवाइज एक्सप्रेस द प्रोवाइड एक्ट ही पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट 2 years शैल बी लायबल 5 लाख रुपीज टू और नॉट देन 1 लाख। मतलब ये कह दिया अगर मान लो जानबूझ की गलती करोगे 2 साल की जेल, 5 लाख से लेके 1 लाख तक का जुर्माना। ठीक है, 1 लाख से लेके 5 लाख तक का जुर्माना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख, कम से कम 1 लाख तो देनी पड़ेगा। ठीक है, उस केस में। और ये किस पे है ये भी देख लो। तो ये होगी इनके पार्टनर्स को जेल वेल जो भी होगी, लिखा तो नहीं है, मेंशन तो नहीं किया है किसको होगी। पावर ऑफ रजिस्ट्रेशन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, अभी पावर किसको हुई? सेक्शन 38 के अंदर रजिस्ट्रार को। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन,
कि वो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ले सके, उसकी पावर दी गई किसके अंदर, सेक्शन 38 के अंदर। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सच इन्फॉर्मेशन द रजिस्ट्रार may consider necessary for the purpose of carrying out of the position of this act provisions of this act, the registrar may require any person including any present or former partner of or resident partner employee of a limit LLP to answer any question or make declaration or supply any details particulars anything to him within a reasonable period। अगर मान लो रजिस्ट्रार कुछ पूछता है, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, रजिस्ट्रार डेजिग्नेट पार्टनर हो, कोई भी हो, एनी प्रेजेंट टाइम पे जो भी होगा, अगर कोई डिक्लेरेशन चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा इन राइटिंग फॉर्म में उसको, ठीक है, रीजनेबल टाइम के अंदर। इन केस एनी पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 डज नॉट आंसर, अगर मान के चलो भैया 38 और सबसेक्शन 1 के अंदर किसी भाई व्यक्ति ने रिप्लाई नहीं दिया, मना कर दिया, भाई मैं नहीं दे रहा आंसर, हु आर यू, ऐसा कुछ कह दिया उसने, ठीक है, लिखा हुआ है, मना कर दिया मान लो, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। और asked register by the within reasonable time or time given by the registrar when the registrar is not satisfied with the reply or declaration, अगर मान लो आपने रिप्लाई दिया और रजिस्टर सेटिस्फाई नहीं हुआ उसने, मतलब तो द रजिस्टर शैल हैव द पावर टू सुमन दैट पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम इन इंस्पेक्टर, मतलब पावर दी गई है भैया कि वो चाहे तो भैया वो जाएगा जिसका नाम है सुमन पावर, तो उस पर्सन को अपीयर करवा सकता है इंस्पेक्टर के सामने या फिर अदर पब्लिक ऑफिसर के सामने विद द रजिस्ट्रार जो कि डेजिग्नेट है वो, और आंसर वो ले सकता है उस क्वेश्चन की, पूछ सकता है, ठीक है। मीट सच डिक्लेरेशन सप्लाई ऑफ डिटेल एज केस में भी, मतलब मान लो उसको जवाब नहीं दोगे, वो जाएगा सीधे भाई वही बात मानी जाए तो क्या कहेंगे, पकड़ इस ऑफिसर को लेके जा साथ में, इस पुलिस वाले को पकड़ो भाई लेके जाओ और पूछो, देन तब आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ये राइट है। एनी पर्सन हु लॉफुल विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, मत एनी प्रत्येक व्यक्ति जो कोई भी विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज है, फेल्स टू कंप्लाई विद एनी समन्स और रिक्वेशन ऑफ द रजिस्टर, अगर मान लो भैया वो मान लो समन्स और रजिस्ट्रेशन फेल कर देता है, ठीक है, रजिस्टर के अंदर दिस सेक्शन, तो शैल बी पनिशमेबल विद द लेस देन 2000 रुपीज विच में भी एक्सटेंड 25,000, मतलब 2000 से लेके 25,000 तक का उसे फाइन लग सकता है, 2000 से लेके 25,000 तक का फाइन, थोड़े ज़्यादा है इसके अंदर तो अच्छे से याद करना पड़ेंगे, 2000 से लेके 25,000 तक का फाइन है सेक्शन 34 सेक्शन 34 सबसेक्शन 3 के अंदर। अब आता है कंपाउंडिंग ऑफेंस सेक्शन 39। अब देखो यहाँ पे बात हो गई कि ये पावर, उसे पावर भी दे दी गई, अब उसे चेक भी कर दिया, सब काम हो गया, नहीं करेगा तो 2000 से 25,000 तक की फीस देगा भाई, लेट फीस के बतौर, जो भी दे तू पेनल्टी के बतौर, ठीक है। यहाँ पे आता है नो प्रेस्टनिंग एनी कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल, मान लो चला गया भाई ये मामला कंपाउंडिंग ऑफेंस मतलब कोर्ट के पास भाई, अब मान लो इसमें कोई भी ऐसी चीज, मतलब यहाँ पे कह रहा है नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द रीजनल डायरेक्टर ऑफ एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट may compound any offence under this act which punishable with fine only by collecting from a person reasonable suspected of having committed the offence are such which may extend the amount maximum fine provided for the offence but shall not be lower than the minimum amount provided for the offence। ये कह रहा है भैया मिनिमम अमाउंट से कम दिया जाएगा, जो ऑफेंस का पेनल्टी का अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा। नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय द LLP of its partner it on its a business partner within a period of 3 years from the date of a similar offense committed by the or him was compounded under this section, मतलब मान के चलो ये जो है ऑफेंस कमिटेड है किस पे, LLP के उन पार्टनर्स पे, डेनियल पार्टनर्स पे, किस पे, विद इन द पीरियड ऑफ 3 years जब से ये ऑफेंस कमिटेड हुआ है तब से। Explanation for the removal of doubts is hereby clarified that any second or subsequent offence committed after the expiry of the period 3 years the offence was previously compounded shall be deemed to the first offence। तो उस केस में क्या है, जो पहला ऑफेंस है उसको दिया जाएगा, जो 3 साल का कर गया तो उसको हम बाय बाय टाटा सी यू, ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं जो 3 साल के अंदर पहला जो होगा उसको दिया जाएगा। एवरी एप्लीकेशन ऑफ द कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस शैल बी मेड to the registrar who shall forward the same together with his comments there on the regional director or any other officer not below the rank of regional director authorized by the central government, ठीक है। ये उसी रीजनल डायरेक्टर को जाएगा, एनी अदर ऑफिसर को नहीं जाएगा, जो डायरेक्टर बाय उसी को जाएगा सिर्फ केवल जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ऑथराइज कर रखा है उसके लिए, ठीक है।
वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड अंडर दिस सेक्शन, अगर यहाँ पे कहीं भी ऑफेंस कंपाउंडेड पाया जाता है इस सेक्शन के अंदर, तो आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसेक्शन इंटीमेशन देयर शैल बी गिवन विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days द डेट ऑफ विच ऑफेंस। मतलब 7 दिन के अंदर भैया रजिस्ट्रार साहब की भी, where any offense is computed under this section, where either before or after institution any prosecution intimation there shall be given to the registrar within a 7 period date offense compounded, मतलब 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार साहब को भी ये ऑफेंस कंपाउंडेड करना होगा। वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोफेक्शन, तो नो प्रोफेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूट रिलेशन ऑफ सच ऑफेंस। ये तो मैं समझ नहीं है भाई। वेयर द कंपाउंडिंग ऑफ एनी ऑफेंस इज मेड आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसेक्शन, such compounding shall be brought by the registrars in writing to the notice to the of the court in which protection is pending, and on such notice of compounding of the offence being given, the offence in relation to which the offence is committed shall be discharged. The regional director of any other officer not below the rank of regional director authorized by the central government while dealing with the proposal of compounding of an offence may be by an order direct any partner, designated partner, or other employee of LLP file to register or payment fees or additional fees required to pay under this act। मतलब भैया कि रजिस्टर्ड हो, अदर एम्प्लॉय हो, कोई भी हो भाई, सबको अगर ये जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी अंडर दिस एक्ट के अंदर, ठीक है। सच रिटर्न एंड अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट विद सच टाइम एज मे स्पेसिफाइड इन दैट ऑर्डर, मतलब जो आपके अकाउंट्स और रिटर्न्स वगैरह होंगी वो सब भी यहाँ पे मैंडेटरी हैं, मायने रखती हैं। Now, withstanding anything contained in this section, if any partner of designated partners or other employee of the LLP who fails to comply with the order, may be regional director or any other officer not below the rank of regional director authorized by central government। अगर मान लो वो रीजनल डायरेक्टर या अदर ऑफिसर के जो ऑर्डर है उसको फॉल्स, मतलब उसको फेल करते हैं, नहीं सुनते हैं, अपना काम करते हैं, तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सच सब सेक्शन 7 के तहत जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन है ऑफेंस का जो कंसीडर किया रीजनल डायरेक्टर ने ऑथराइज किया बाय द ऑफिसर कंपाउंडिंग स्टैंड, उसका वो दुगना लगा सकती है, उसका जो दुगना अमाउंट आपको दे सकती है, पेनल्टी को भी भरना पड़ सकता है। अब आता है सेक्शन 42 पार्टनर्स ट्रांसफर्स इंटरेस्ट 6 पॉइंट। द राइट्स ऑफ पार्टनर्स, भाई जो पार्टनर्स है उनको राइट है कि अपने जो प्रॉफिट का शेयर है या लॉस है एलएलपी का वो उसे रिसीव कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके अकॉर्डिंग टू द एलपी एग्रीमेंट, और उसको हिसाब से ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। भाई जो एग्रीमेंट लिखा उसके हिसाब से करना होगा, चाहे वो कैपिटल के हिसाब से किया हो या रेशियो के हिसाब से जो भी हो वैसे भी, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ एनी राइट्स ऑफ पार्टनर 42 के अंदर वही मोटे माल की बात हुई है, आपका जो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो ट्रांसफर फॉर एनी राइट एनी पार्टनर सबसेक्शन 1, अगर मान के चलो सबसेक्शन 1 के तहत कोई भी ट्रांसफर ऑफ एनी राइट बनता है पार्टनर्स का, तो उस केस में इट सेल्फ cause that disassociation of the partner or dissolution and binding of the LLP। अगर परसुएंट होता है और वो अप्लाई नहीं होता है सब्सटेंशियल 1, तो उस केस में पार्टनर डिसोल्यूशन में चले जाएंगे और आपकी LLP वाइंडिंग अप में चली जाएगी। द ट्रांसफर ऑफ राइट परसुएंट टू दिस सेक्शन, यहाँ नीचे थर्ड पॉइंट है मुझे पढ़ रहा हूँ, मतलब कि क्लॉज नंबर 3, द ट्रांसफर ऑफ राइट, जो ट्रांसफर ऑफ राइट्स है परसुएंट का दिस सेक्शन डज नॉट, नहीं बाय इटसेल्फ, स्वयं से नहीं है, इंटल द ट्रांसफी एंड असाइनी टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, जब तक कि वो ट्रांसफी असाइनी जो है वो पार्टिसिपेट ना करें मैनेजमेंट में और कंडक्ट ना करें एक्टिविटीज को एलएलपी के अंदर, तब तक ये पॉसिबिलिटीज नहीं है एक्सेस द इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द ट्रांजैक्शन ऑफ द एलएलपी। अब आता है कन्वर्जन इनटू एलएलपी। भाई अब आगे कन्वर्जन शेड्यूल 2 शेड्यूल 3, अच्छा शेड्यूल यहाँ पे 2 आया देख लो एलएलपी वाला, शेड्यूल 2 3 एंड 4। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, ए फर्म में भी कन्वर्ट, मतलब सेक्शन 55 के तहत आपकी फर्म कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग दिस चैप्टर ऑफ द सेकंड शेड्यूल जो मैंने बोला था। देखो सेक्शन 56 प्राइवेट कंपनी, अब वो फर्म इनटू एलएलपी था, प्राइवेट कंपनी आएगी, फिर अनलिस्टेड कंपनी आएगी। एज प्राइवेट कंपनी में भी कन्वर्ट इन एलएलपी एज पर द चैप्टर थर्ड शेड्यूल। कन्वर्जन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 57 सेक्शन 55 56 57, ये तीनों सेक्शन उसके दिए हुए हैं कन्वर्जन के, ठीक है। तो आपकी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वो भी यहाँ पे कन्वर्ट हो सकती है एलपी के अंदर एज पर द फोर्थ शेड्यूल ऑफ दिस चैप्टर। अब आता है 58 रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, मतलब आप
कन्वर्जन करोगे तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना। तो उस केस में तो आपका रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि फर्म जो प्राइवेट कंपनी या लिस्टेड कंपनी जो है वो आपकी कंप्लाई कर रही हो, ठीक है, और उस शेड्यूल के हिसाब से, एक्ट और रूल के हिसाब से, और जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो फाइल करने होंगे रजिस्टर को। जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने हैं विद शेड्यूल के साथ इश्यू करना होगा। एक नया सर्टिफिकेट आपको इश्यू होगा रजिस्ट्रेशन का, जो कि रजिस्ट्रार डिटरमाइन करेगा और एज पर द एलएलपी उसे ग्रांट देगा, ठीक है। इस एक्ट के अंदर द एलएलपी शैल विद इन 15 मतलब जो एलएलपी है उसे 15 दिन के अंदर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होगा रजिस्ट्रार को कि भैया हमारी जो रजिस्ट्रार को कि किसी कम फर्म या कंपनी जो भी है उसके लिए कि भाई एज मे बी वी हैव अंडर रजिस्टर अंडर दिस लॉ प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या फिर कंपनी एक्ट 1956 या नाउ कंपनी एक्ट 2013 एज मे बी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द पार्टिकुलर ऑफ एलएलपी इन सच फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब। मतलब एलएलपी जो है 15 दिन के अंदर उसे आप रजिस्ट्रेशन की डेट के बाद उसे रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा भी ऐसे ऐसे हमारा कन्वर्जन कर लिया है इस नियम के तहत। अरे क्या हो गया, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई मेरे। अपॉन सच कन्वर्जन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, शेयर होल्डर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, ये कह रहा है मान लो कन्वर्जन कर लिया और जो पार्टनर्स है फर्म के वो शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी की, प्राइवेट कंपनी है वो, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उस केस में एज द केस मे बी एलएलपी टू विच सच फॉर्म सच कंपनी जो कन्वर्ट होती है तो पार्टनर्स एलएलपी शैल बी बाउंड इन द रेस्पेक्टिव शेड्यूल एज मे बी एप्लीकेबल देम। तो जो भी शेड्यूल्स होंगे वो एप्लीकेबल होंगे उन सभी पार्टनर्स पे। अपॉन सच कन्वर्जन from the date of certificate of registration, the effect of conversion shall be such as specified respective schedules as में मतलब ये कह रहा है जिस दिन सर्टिफिकेट आएगा उस दिन से कन्वर्जन का मान लिया जाएगा, ठीक है। मान लो आज आपने माना, कल आपका रजिस्ट्रेशन आया तो कल से माना जाएगा, इस तरह से। Effective or registration now withstanding anything contained in any other law for time in being force or from the date of registration specified certificate registration issued under this respective schedule as may be prescribed, ठीक है। देयर शैल बी नेम, आपका एलपी का जो नेम है वो मैंडेटरी है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे ऑल टांजिबल और इनटांजिबल एसेट्स वगैरह जो भी आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा पार्टनर्स का वो आपको यहाँ पे बताना रहेगा, ठीक है। चाहे वो कितनी भी एसेट्स वगैरह हों जो भी हों आपको बताना होगा अंडरटेकिंग ऑफ दिस, ठीक है। The firm of the company as may be the firm of the company as may be shall be deemed to be dissolved, removed, record of registrar of funds, registrar of company as may be prescribed। जो फर्म या कंपनी वो भी आपका डीम्ड डिसॉल्व होगी या रिमूव होगी उसके रिकॉर्ड आपको रजिस्टर ऑफ फर्म में, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में देने पड़ेंगे। अब आता है फॉरेन एलएलपी आपका भाई 59 सेक्शन, वाह बहुत बढ़िया है। फॉरेन एलएलपी याद आता कुछ कुछ इसका, सेक्शन 21 कुछ है इसका शायद, है ना। एल का क्या था, M21M, सेक्शन 21 बोला उसकी डेफिनेशन की। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक अ रूल्स फॉर प्रोविजन इन रिलेशन टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस प्लेस ऑफ फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के अंदर तो उन्होंने क्या करा भाई, यहाँ पे इसमें उन्होंने फॉरेन एलएलपी का लागू कर दिया। द बिजनेस अप्लाइंग इनकॉर्पोरेट इन विच सच मॉडिफिकेशन एपीए अप्रोप्रिएट द प्रोविजन ऑफ द कंपनी 2013 और सच रेगुलेटरी मैकेनिज्म विद सच कंपोजिशन एज में प्रिस्क्राइब, मतलब सबकी रजामंदी के साथ यहाँ पे फॉरेन लिमिटेड एलएलपी को लाया गया सेक्शन 59 के तहत। 55, 56, 57 कन्वर्जन के उनके हैं, ठीक है। 58 में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, 58 में कन्वर्जन करोगे तो आपको कन्वर्जन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 59 में फॉरेन एलएलपी आपकी आ जाती है। अब आता है अगला आपका 60 compromise of arrangement of LLP where a compromise or arrangement in proposed between a LLP and its creditors between a LLP and its partners, मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं वो इनके बीच हो सकते हैं, ठीक है। एलएलपी और उसके क्रेडिटर्स के बीच में, सॉरी, एलएलपी और उनके पार्टनर्स के बीच। द ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन ऑफ एलएलपी और एनी क्रेडिटर्स और पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इन केस LLP which is being bound up or liquidity order a meeting of creditors or partners, मतलब अगर आपकी LLP वाउंडिंग अप होती है तो उस केस में मीटिंग रखी जाएगी, ऑर्डर मीटिंग, वो भी क्रेडिटर्स और पार्टनर्स एज में प्रिस्क्राइब कॉल्ड बुलाकर कंडक्ट की जाएगी सच मैनर जो प्रिस्क्राइब दिए गए ट्रिब्यूनल डायरेक्टर्स के हिसाब से। इफ अ मेजर रिप्रेजेंटिंग 3/4 इज वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स, मतलब 3/4 हिस्सा जो जाएगा वो जाएगा क्रेडिटर्स के पास और बचा कुछ शेयर में निकालते पार्टनर्स के पास।
ठीक है, आफ्टर द मीटिंग एग्री एनी कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, द कंप्रोमाइज ऑफ अरेंजमेंट शैल इफ sanctioned sectioned by tribunal by order binding up all creditors, all partners, as the case may be, and limited LLP case LLP being bound up on the liquidity contributes or the LLP। ठीक है, मतलब ये है कि भैया ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, जो भी सेंक्शन किया जाएगा अमाउंट वो आपको देना पड़ेगा, क्रेडिटर्स और पार्टनर्स को, एंड उसका एलएलपी क्लोज इट कर बाउंड अप हो जाएगी, मतलब लिक्विड कंट्रीब्यूशन। और क्या है आगा आगा अगला अगला पेनल्टी इफ डिफॉल्ट इज कंप्लाइंग प्रोविजन सब्सेक्शन 3। ये क्या था, 30 दिन के अंदर ये जरूरी जानना होगा। An order made any tribunal under section 2 shall be filed with the LLP partnership with the registrar within 30 days after making a session shall be effect after is filed। मतलब आपने जो आपका जो ऑर्डर आने के बाद ट्रिब्यूनल के अंडर सेक्शन 2 के अंदर आपको फाइल करना होगा एलएलपी का विद द रजिस्ट्रार के साथ विद इन 30 डेज के अंदर, मेकिंग सच एन ऑर्डर इफेक्टिव के साथ, इफेक्ट मतलब जल्द से जल्द। If default is made in complying with the provision of subsection 3, the LLP is an LLP partner shall be liable penalty। अगर मान लो कहीं डिफॉल्टर पाए जाते हैं फाइल करने में भी, तो उस केस में भैया जो एलएलपी है उसके पार्टनर्स है उनको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। और जो डिजेंट पार्टनर होंगे वो 10,000 10,000 इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट विद द फर्दर पेनल्टी 100 रुपये ईच डे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 और कम से कम 100 रुपये पर डे से, मतलब शुरुआत 100 रुपये पर डे से हो जाएगी और हाईएस्ट 10,000 तक, ठीक है। 100 दिन तक की पेनल्टी, मतलब ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंपनी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख फॉर एलएलपी। मतलब अगर मान के चलो ये एलएलपी अगर वहीं ये आता है आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट ऑफ कंटिन्यूस, अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यूस होता है तो उस केस में मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख तक हो जाएगी, किसके लिए, एलएलपी के लिए, और 50,000 हो जाएगी डेजेंट पार्टनर्स के लिए। बताओ, 1 लाख एलएलपी को देने पड़ेंगे, 50,000 पार्टनर्स को देने पड़ेंगे। अब मान लो 3 पार्टनर हो तो तीनों को देने 1.5 लाख, यहाँ एलएलपी 1 लाख अलग देगी तो हो गए पूरे पूरे 2.5 लाख। द ट्रिब्यूनल एनी टाइम एंड एनी एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन commencement or continuation of any suit or proceeding against the LLP partnership or such time as the tribunal think fit until the application is finally disposed। मतलब जब तक फाइनली, जब तक एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं, जब तक तो ये सब कुछ रहेगा तब तक, जब तक ट्रिब्यूनल ऑर्डर नहीं करेगा। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू इन्फोर्स द कंप्लेंट्स एंड एग्रीमेंट सेक्शन, मतलब पावर यहाँ पता ही सेक्शन 61 के अंदर पावर ऑफ ट्रिब्यूनल किसके लिए, इन्फोर्समेंट ऑफ कंप्रोमाइज एग्रीमेंट को। Where the tribunal makes an order under section 60 sanction a compromise or an arrangement in respect of a LLP shall have power to supervise the carrying out of the compromise and agreement arrangements। ठीक है, पावर दी गई है वही जो एग्रीमेंट है उसके आउटकम किए जाए, ठीक है। मेक मे एट द टाइम मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर एट द टाइम देयर आफ्टर गिव सच डायरेक्शन रिगार्ड में द मैटर और make such modification on compromise and arrangements as it may be considered necessary for the proper working of the convent and arrangements। If tribunal efforts is satisfied with the compromise or arrangement section under 60 cannot work satisfactorily with or without modification, it may be its own motion on the application or any person interested in the affairs of LLP partnership make an order winding up LLP partnership, and such an order shall be deemed to be order make under section 64 दिस एक्ट। 64 क्या क्या सेक्शन देखते हैं, प्रोविजन फॉर फैसिलिटिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एमिलिएशन ऑफ एलएलपी। मतलब अच्छा जैसे कंपनियों का व्रत मिला होता है वैसे एलएलपी का भी हो सकता है। वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड ऑफ ट्रिब्यूनल्स अंडर सेक्शन 60 ऊपर पढ़ के आए थे वही सेक्शन करता है, अरेंजमेंट प्रपोजल बिटवीन एलएलपी and such person as mentioned in the section compromise and or arrangement has been proposed for the purpose of in connection with the scheme such reconstruction of any LLP or any LLP partnership any two or more limited partnership। मतलब दो से ज़्यादा LLPs ही यहाँ पे पार्टनरशिप में आ सकती हैं, ठीक है। एक LLP दूसरी LLP मिक्स करके एक LLP हो सकती है। अंडर द स्कीम द होल or any part of undertaking property of liabilities LLP concerned in the scheme is to be transferred to other LLP। वही वाली बात है, उसकी जो
लायबिलिटीज रजिस्टर्ड होंगी वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगी दूसरी कंपनी दूसरी एलएलपी के अंदर। द ट्रांसफर ऑफ द ट्रांसफर to the transferee limit LLP of the whole any part undertaking property or liabilities of transferee LLP agreement transfer of LLP मतलब ट्रांसफरी जो LLP है वो सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है ट्रांसफर कर देगी इसको ट्रांसफर LLP को। वही कंपनी वाला नियम जो कंपनी के एप्लीकेशन में चलता है वही सेम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, बट यहाँ पे नाम और सेक्शन थोड़ी अलग है। कौन सा सेक्शन? ठीक है, तो ये थी हमारी पावर 62 के तहत एम्लिगेशन ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट आपका क्या आता है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम। अब आता है वाइंडिंग अप, सबसे लास्ट का ऑप्शन जब आपकी एलएलपी का समापन होने आता है तब। ठीक है, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप द वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी मे बी either voluntary or the tribunal of LLP वाइंडिंग अप may be dissolved। मतलब आप खुद से या ट्रिब्यूनल के थ्रू कर सकते हैं। क्या परिस्थिति होंगी जब एलएलपी वाउंडिंग अप होगी, किसके अंदर? सेक्शन 64 के अंदर। ठीक है, इफ द एलएलपी डिसाइड एलएलपी वाउंड बाय द ट्रिब्यूनल, मतलब जो एलएलपी डिसाइड कर ले कि उसे भाई एलएलपी बंद करवानी है किसके? ट्रिब्यूनल के थ्रू। तब इफ अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी रिड्यूस। भाई मान के चलो जो पार्टनर्स है नंबर वो कम होगा, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया भाई तब भी नहीं आ रहा है कोई, तो क्या करा जाएगा उस केस में? इफ द एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब मान के चलो जो आपकी एलएलपी है इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ पब्लिक ऑर्डर आता है, तो उस केस में इफ द एलएलपी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग रजिस्टर्ड विद द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड स्टेटमेंट, मतलब आप मान लो 5 साल तक अपनी एनुअल रिटर्न या कोई भी स्टेटमेंट दाखिल नहीं करते, उस केस में एलएलपी वाइंडिंग अप हो जाएगी। इफ द ट्रिब्यूनल इज द ओपिनियन दैट इज द जस्ट एंड इक्विटेबल दैट एलएलपी वो फाउंडेड, या फिर ट्रिब्यूनल चाहे तो अपना ओपिनियन दे दे तो उस केस में हो सकती है। रूल फॉर 67 section 65 rules for winding up and dissolution। The central government may make rules for provision in relation to winding up or dissolution of LLP। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाए थे सेक्शन 65 के अंदर कि वो प्रोविजन बनाएगी उसको वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन करने के एलएलपी। वहीं 60 अब आते हैं मिसलिनियस, जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर्स विद एलएलपी। अ पार्टनर में बी lended a partner may be lended money or transact other business with LLP has same rights and obligation with respect to the loan other transaction as a person who is not a partner। मतलब ये कह रहे जो एक पार्टनर जो है lended जो मनी कर रहा है, मतलब भैया मनी को लेके चल रहा है एंड ट्रांजेक्ट कर सकता है अदर बिजनेस का विद एलएलपी हैज द सेम राइट and the obligation with respect of the loan or other transactions as per the person who is not a partner। जो पार्टनर नहीं है वो कर सकता है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, भाई देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन नहीं है ऑफिशियल गेजेट के हिसाब से कि डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनी डू स्पेशल नोटिफिकेशन शैल अप्लाई टू एनी एलएलपी, वो किसी भी एलएलपी अप्लाई कर सकता है। शैल अप्लाई टू एनी एलएलपी विच सच एक्सटेंशन एक्सपेक्टेशन मॉडिफिकेशन एंड एब्डेक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब इन द नोटिफिकेशन। ठीक है, अ कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन प्रपोज्ड टू बी इशू अंडर सेक्शन 1 अंडर सबसेक्शन 1 shall be laid in a draft before in each house of parliament which while it is in session। जो भी कॉपी नोटिफिकेशन की उसे प्रपोज की जाती है हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, ठीक है, जो भी सेशन है उसके हिसाब से फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 days विच में बी कंप्रोमाइज्ड इन वन सेशन और टू मोर सक्सेसिव सेशन, मतलब एक या से ज़्यादा जो सेशन होते हैं वर्क सक्सेसफुल रहते हैं तो उस केस में पॉसिबिलिटीज हैं 30 दिन के अंदर। If before the expiry of the session immediately following the session on the successive session aforesaid house agree in disapproving the issue of notification or both houses and agree making any modification in the notification, वही पार्लियामेंट वाला तक 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 डिपेंड करता है, एक हाउस रिजेक्ट करता है एक हाउस एक्सेप्ट करता है या दोनों हाउस एक्सेप्ट करते हैं उस केस में। द नोटिफिकेशन शेल नॉट बी इशूड एज द केस में भी, अगर मान लो एक राज्य नहीं तो उस केस में कैसे पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। शेल बी इशूड ओनली सच मॉडिफिकेशन एज मे बी एग्रीड अपॉन द बोथ हाउसेज, मॉडिफिकेशन तभी लागू है जब दोनों हाउसेज राजी होंगे। पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस सेक्शन 69 एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न रिक्वायर्ड टू रजिस्टर और फाइल अंडर दिस एक्ट विद रजिस्टर, मतलब
साफ सी बात है, कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी रिटर्न है वो फाइल होनी जरूरी है अंडर 69 के तहत, मतलब इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर, नॉट 69, इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड और फाइल्ड इन टाइम प्रोवाइडेड देयरइन, जो टाइम दिया उस, अगर उस टाइम पे वो फाइल नहीं कर पाते हैं, रिटर्न नहीं कर पाते हैं, या फिर बाद में रजिस्टर करते हैं टाइम बीत जाने का, तो उस केस में जो एडिशनल फीस होगी उन्हें रिक्वायर करनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ। प्रोवाइडेड, जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं शैल बी फाइल्ड होने चाहिए ड्यू डेट के आस पहले, ठीक है, जो ड्यू डेट उस पर, विदाउट prejudice of any other action or liability under this act। प्रोवाइड, अगर कोई डिफरेंट फीस या एडिशनल फीस प्रिस्क्राइब होती है डिफरेंट क्लासेस ऑफ एलएलपी के लिए, फॉर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिटर्न्स रिक्वायर्ड टू फाइल इन द सेक्शन, रूल मेड इट देयर, मतलब हो सकती है अलग अलग से। सेक्शन 70 एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट, एक है इन केस जो आपकी एलएलपी है, एनी पार्टनर या एनी डिसीजन पार्टनर जो एलएलपी का है वो कमिट करता है या एनी ऑफेंस को कमिट करता है, तो द एलएलपी और एनी पार्टनर डिसीजन पार्टनर शेल द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस be punishable for the jail in case of offense, fine is either along with the exclusive of imprisonment, मतलब जेल ही है, with fine which shall be twice the amount of fine such offense। वही ऊपर वाला सेक्शन से अगर मान के चलो, अगर इन केस ऑफ एलएलपी जो पार्टनर्स हैं या डिसीजन पार्टनर्स हैं, अगर वो एलएलपी कमिट्स जो ऑफेंस है उसको कमिट करते हैं, अगर एलएलपी और डिसीजन पार्टनर्स उससे सेकंड बार भी उसको पूरा नहीं करते हैं तो पनिशेबल है जेल के लिए, ठीक है, बता रहा है वो, और जो पेनल्टीज उसको ट्वाइस कर सकते हैं। अब आगे कोई सेक्शन नहीं है, बस इनके दोनों के बीच की भिन्नता है एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के बीच में। फिर एलएलपी इनटू वो उसमें आ जाएगी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी टू, यहाँ आ गई समरी। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप समरी भी पढ़ सकते हैं, बट मैं समरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे सीधे लास्ट वीडियो अपनी, वो करेंगे एलएलपी फुल कंक्लूजन के साथ, पहले से लेके लास्ट तक, मतलब फुल एलएलपी कवर इन वन वीडियो, ठीक है। तो वो करेंगे हम जल्दी रिवीजन बतौर इसी की साथ, ताकि एलएलपी यहाँ पे पूरी तरीके से पक्की हो जाए, कहीं कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अभी मुझे लगता है मेरे कुछ सेक्शन डीले डाले हैं तो इसलिए मैं उसका रिवीजन करूंगा आप सबके साथ।